हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस जो क्लास में है हम प्रश्न वाली 3.2 को हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आता है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों संख्याएं हम देखते हैं कि पहला कह रहा है कि विषम संख्या हो तब, और दूसरा कह रहा है कि सम संख्या हो तब। तो चलिए इस सवाल को हम करते हैं। तो सबसे पहले है विषम संख्या। विषम संख्या हो तब, यानी कि जब दोनों संख्या विषम संख्या हो तब जब दोनों संख्या विषम हो तब हमारे को योग कितना प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट में लेते हैं 1+3, यानी कि जो 1 है वो भी विषम संख्या है, जो 3 है वो भी विषम संख्या है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर में आएगा 4। उसके बाद हम कुछ दूसरा उदाहरण और लेवें तो यहाँ पर हम 3+7 करते हैं तो हमारे पास उत्तर कितना आता है, 10 उत्तर आता है। हम तीसरा उदाहरण और देखते हैं तो यहाँ पर जब हम 11+13 करें तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा, हमारे पास उत्तर आएगा 4 और ये 24। तो आप यहाँ पर हमने उदाहरण लेके समझा, तो यहाँ पर जितने भी योग करने पर उत्तर आया है, ये वाला उत्तर आया है, तो हमारे पास क्या आया है, तो हमारे पास ये विषम संख्या नहीं आई है, यह सम संख्या प्राप्त हुई, यानी कि सम संख्या प्राप्त हुए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तब हमें सम संख्या प्राप्त होती है। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर बी, जब सम संख्या हो, यानी कि दोनों संख्या सम संख्या हो तब क्या होगा। यानी कि सम संख्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर। अब सम संख्या हो तब, तो यहाँ पर पहला उदाहरण देखते हैं, 2+4 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 6 आता है। दूसरा देखें तो 8+4 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 12 आता है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर 6+2 करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। देखो यहाँ पर जब हम सम संख्याओं को भी जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या उत्तर आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है, सम संख्या प्राप्त हुई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तब हमें सम संख्या प्राप्त होती है, जब हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तब हमें सम संख्या प्राप्त होती है। खास बात यहाँ पर यह आती है कि विषम संख्या किसे कहते हैं और सम संख्या किसे कहते हैं, कौन सी संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 है जो विषम संख्या है, उसके बाद 3 है जो विषम संख्या है, 4 को छोड़ दो 5 है वो विषम संख्या है, 6 को भी छोड़ दो 7 है वो विषम संख्या है, 8 को छोड़ दो 9 जो विषम संख्या है, 10 को छोड़ दो 11 जो विषम संख्या है, और उसके बाद 12 को छोड़ दो 13 क्या है, विषम संख्या है, 14 को छोड़ दो 15 क्या है, विषम संख्या है। यानी कि जब आप एक एक संख्या को छोड़ के आगे बढ़ोगे तब आपको विषम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। और सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये क्या है, विषम संख्या, सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि विषम संख्या कौन सी होती है और सम संख्या
कौन सी होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमें क्या कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है वो हम समझते हैं पहले। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। यह हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला क्या कह रहा है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। क्या ये सही है? हम पहले एक बार इसको करके देखते हैं। वास्तव में हम इसे प्रूव करके देखेंगे, उसके बाद ही इसको हम समझेंगे सही में। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए, और इसका हम हल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे हल। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग सम होता है। यानी कि क्या सम होता है वो हमें देखना है। तो हल में देखते हैं कि देखो हम 3 विषम संख्या लेके देखते हैं। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद ये कितने हो गए, एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है। तो अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हमारे पास उत्तर आता है, 1 और यहाँ पर 3 कितना हो गया, 4, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमारे पास उत्तर 9 आया। पहला उदाहरण हमने समझा। अब दूसरा उदाहरण कुछ और समझते हैं। तो यहाँ पर 5 + 11 + 15 करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 एक विषम संख्या है, 11 एक विषम संख्या है और 15 भी विषम संख्या है। जब हम इसको जोड़ते हैं तब हमारे पास कितना आता है वो देखो। तो यहाँ पर 5 और 11 कितना होता है, 5 और 11 होता है हमारे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो 31 है क्या सम संख्या है, और यहाँ पर ये देखो 9 क्या सम संख्या है, नहीं, यहाँ पर ये विषम संख्या है। तब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कथन असत्य है, असत्य है, ठीक है। आपने प्रूफ देख लिया कि किस प्रकार से ये असत्य है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 का ही हम दूसरा यानी कि बी देखते हैं कि बी क्या कह रहा है हमें। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। क्या ये सही है या नहीं, इसको हम प्रूव करके देखेंगे और उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये सत्य है या फिर असत्य है। तो चलिए यहाँ पर सवाल नंबर कौन सा है हमारा, सवाल नंबर 2 है। उसके अंदर हम देख रहे हैं बी को। तो क्या कह रहा है कि 2 विषम संख्या यानी कि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या यानी कि एक सम संख्या, एक विषम संख्या, हाँ 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का जब हम योग करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए। ये कह रहा है कि सम संख्या होगा, तो योग का योग सम होता है। तो हम हल करके देखते हैं। यहाँ पर हल अब देखते हैं कि 2 विषम संख्या लेते हैं, 1 + 3 और उसके बाद एक क्या लिखते हैं, सम संख्या लिखते हैं। तो सम संख्या में 4 लिख देता हूँ। जब इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 1
और 3 कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, अब 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, मैंने खाली छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। अब देखते हैं, एक उदाहरण हमने समझ लिया, अब दूसरा उदाहरण भी समझते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं उदाहरण लिखता हूँ। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पर 5 + 9 यानी कि 5 और 9 क्या है, 2 विषम संख्या हो गई। उसके बाद एक सम संख्या लेनी है, तो एक सम संख्या कौन सी लेते हैं हम, यहाँ पर एक सम संख्या ले लेते हैं 8। अब यहाँ पर 5 और 9 करोगे तो कितना उत्तर आएगा हमारे पास, 5 और 9 करने पर आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 14। 14 में 8 और जोड़ना है, तो यहाँ पर 14 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18। 18 और 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो कि 8 क्या है, सम संख्या है, 22 क्या है, सम संख्या है। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। तो यहाँ लिखूंगा मैं, सत्य कथन है। ठीक है, तो हमने बी कर दिया। अब देखते हैं हम यहाँ पर तीसरा, सी, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। यानी कि हमें 3 विषम संख्याओं का गुणनफल करना है और ये कह रहा है कि वो विषम संख्या होगा। तो हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। यानी कि क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, अब देखो गुणनफल करना है तो किस प्रकार से करते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको सीधा ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सत्य है और ये असत्य है। मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि ये किस प्रकार से सत्य है और किस प्रकार से असत्य है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उदाहरण लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, यानी कि 3 विषम संख्या लेते हैं, कोई भी 3 विषम संख्या लेते हैं। गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करते हैं और उसमें मैं एक ये विषम संख्या यानी कि 3 विषम संख्या लिख लेता हूँ, 9 विषम संख्या लिख लेता हूँ और उसके बाद 15 विषम संख्या लिखता हूँ। जब इसके मैं गुणनखंड करता हूँ, गुणनखंड करने का मतलब ये है कि इसमें मैं भाग दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 का भाग जाएगा। तो 3 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलो कि 3 आता है, वो आता है 1 बार। और जो पीछे जो नंबर्स हैं जैसे कि 9 और 15 उसको ऐसा का ऐसा उतारना है। ठीक है, परंतु इससे ही पहले आप देखो कि 3 का भाग इसमें भी 9 में जाता है क्या, हाँ जाता है। तो 1 तारीख 1 तारीख से 3 तारीख 9, तो 3 बार जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, आपको तभी उतारना है ऐसा का ऐसा जब भागने जा रहा हो। तो यहाँ पर 15 में भी जा रहा है तो कितनी बार, 5 बार। ठीक है, अब वापस 3 का भाग लगाओगे, 1 का 1 लिखोगे आप और उसके बाद 3 में कितनी बार जाता है, 1 बार। और 5 को ऐसा कैसा आपको उतारना है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 5 का भाग देते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 और 1 हैं तो 1 और 1 में 1 का ही जाएगा और 5 में हमें भाग देना है तो हमें 5 का भाग लगाना होगा। तो 5 का पहाड़ा बोलो कितनी बार 5 आता है, तो 1 बार। जो 1 इधर रहे थे वो ऐसे कैसे उतार दो। तो यहाँ पर ये गुणनखंड आ गया, यानी कि 3, 9, 15 यानी कि 3 विषम संख्या ली और उसका हमने गुणनखंड किया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया कि ये जो दिख रहे हैं गुणनफल, इसे हम गुणनफल कहते हैं। तो गुणनफल विषम संख्या होता है। तो ये क्या है, सत्य है।
तो मैं लिखता हूँ 3 विषम संख्याओं का गुणनफल 3, 3, 5 हैं जो विषम संख्या हैं, विषम संख्या हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है, तो यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, आपने सी भी कर दिया है और आपने समझ लिया है। यहाँ पर एक ही उदाहरण मैंने लिया था और आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डी। ठीक है, यदि किसी सम संख्याओं को 2 से भाग दिया जाए, यानी कि कोई भी सम संख्या हो उसे हमें 2 से भाग लगाना है, तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। और यानी कि ये कह रहा है कि भागफल सदैव विषम संख्या होता है। क्या ये सत्य है या असत्य है, हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डी वाला, और हमें क्या कह रहा है, जो कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं इस क्वेश्चन को सामने भी रखता हूँ, आपको भी ध्यान में रहे कि देखो, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यानी कि कोई भी सम संख्या है तो 2 से भाग देना है। मैं लिखता हूँ किसी सम संख्या को 2 से भाग देता हूँ, यानी कि 2 से मैं भाग देता हूँ। तो अब भाग देता हूँ तो कितना आता है? यहाँ पर कोई भी संख्या लेता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 लेता हूँ। तो 4 क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या में 2 का भाग लगाता हूँ तो कितना उत्तर आता है? 2 का पढ़ा हम कितनी बार बोलते हैं कि 4 आता है, तो 2 बार बोलता हूँ 4 आता है, तो 4 हमें यहाँ लिखना है। और 4 में से 4 जाएगा तो कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अब देखता हूँ मैं यहाँ पर 10 लेके देखता हूँ, और 10 में मैं 2 का भाग लगाता हूँ। तो 2 का पहाड़ा कितने बार बोलूँगा कि 10 आते हैं, तो 5 बार बोलूँगा 10 आते हैं, तो 10 अपन को यहाँ लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे 0 लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये विषम संख्या आ रही होगी, यानी कि ये 5 विषम संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर मैं भाग लगाऊंगा, तो 3 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँगा? 6 आता है, तो 1 2 2 बंदू 4, 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर 0। तो ये विषम संख्या, ये विषम संख्या है, और आपको ये क्या दिख रही है? सम संख्या दिख रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कथन क्या असत्य है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। तो यहाँ कथन क्या है? यहाँ कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है? असत्य है। तो इस प्रकार से इस सवाल को भी हमने पूरा कर दिया है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर ई, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, यानी कि जो सभी अभाज्य संख्या हैं वो क्या है? विषम है। ये कह रहा है, क्या ये सत्य है या असत्य है, हम पता करते हैं। यहाँ पर देखता हूँ ई वाला सवाल है हमारा, कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, यानी कि जो सभी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? विषम है। क्या ये सत्य है या असत्य? तो मैं हल लिखता हूँ, और हल में मैं क्या लिखता हूँ कि सबसे पहले क्या करता हूँ? सभी अभाज्य संख्या
लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या, जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 एक अभाज्य संख्या है, 4 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 8 9 10 11 एक अभाज्य संख्या है, 12 13 एक अभाज्य संख्या है, 14 15 16 17 अभाज्य संख्या, 18 19 अभाज्य संख्या है। तो ये क्या है अभाज्य संख्या। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या हम जैसे कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जा रहा हो, जैसे कि 2 में 2 का भाग जाएगा और उसके बाद 1 का भाग जाएगा, वही संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। जब आप 3 में 3 का भाग लगा सकते हो, पूरा का पूरा जाएगा, और जब 1 का भाग लगाओगे तब 1 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, वही होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो सभी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें देखना है कि क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्या विषम हो। तो यहाँ पर ये सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं है, क्योंकि जो 2 हैं वो क्या हैं सम संख्या हैं। तो सभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि 2 यहाँ पर सम संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर यह कथन असत्य कहेंगे। यह कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये भी समझ लिया। उसके बाद हम देखते हैं ई वाला जो सवाल है, सॉरी ई नहीं एफ है हमारा, क्या कह रहा है वो हम समझते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो एक्चुअली हम समझते हैं वास्तव में ये होता है या नहीं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी कि कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, ये हमें कह रहा है। मतलब अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे वास्तव में, जैसे कि हम यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो 7 हम गुणन कर रहे हैं, 7 का गुणनखंड करें तो 7 में 1 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 1 क्या है इसका एक गुणनखंड है, और यहाँ पर जो 7 है, सॉरी 7 का भाग लगेगा, 7 का भाग हम 7 में लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का भाग 1 में लगाएंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हम 7 = 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है इसके 7 के गुणनखंड हैं। उसके बाद हम दूसरा देखें तो यहाँ पर कुछ और संख्या लेते हैं, ये हम 17 ले लेते हैं। तो 17 के हम गुणनखंड करते हैं, 17 में जब 17 का ही भाग जाएगा तो 1 बार 1, तो यहाँ पर 17 = मैं क्या लिख सकता हूँ 17 गुणे 1, तो ये भी क्या है 17 के गुणनखंड हैं। ठीक है, तो 17 के गुणनखंड होते हैं, ये हमें मना बोल रहा है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो हम कहते हैं कि अभाज्य संख्याओं के भी गुणनखंड होते हैं, एक खुद होता है नंबर और एक होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। ठीक है, आपने यहाँ तक समझ लिया। अब देखते हैं कि जी, ठीक है, जी क्या कह रहा है हमें, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, यानी कि कोई 2 अभाज्य संख्या होगी उनको हम जोड़ेंगे और उसका योग क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए। क्या ऐसा होता है वो हम देखते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग
सदैव क्या होता है, सम होता है। तो क्या होता है या नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अभाज्य संख्या को लेंगे। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, हम लिखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या है 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 8, 9, 10, 11 अभाज्य संख्या है। ऐसे ही आगे और हम संख्याएं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि योग करना है हमें। 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, 2 + 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। अब देखते हैं कि 3 + 5 करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हम 7 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 10। यहाँ पर 3 + 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 14। तो अब देखो 2 + 3 किया तो हमारे पास क्या आया, 5। ये 5 क्या है, 5 एक विषम संख्या है, और यहाँ पर ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, और ये भी क्या है, सम संख्या है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। तो यहाँ पर ये गलत है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ कथन असत्य है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर h वाला केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या हैं। हमारा सवाल नंबर 2 का h यानी कि केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या हैं। तो ये क्या सत्य हैं या असत्य, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सवाल नंबर 2, उसमें हम देखते हैं h का हम उत्तर लिखते हैं। h का हम उत्तर लिखते हैं तो कितना आएगा, जैसे कि ये कह रहा है कि केवल 2 ही एक सम संख्या हैं। तो 2 ही केवल एक सम संख्या हैं, तो कैसे हैं वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम अभाज्य संख्या लिखते हैं क्या, यहाँ पर हमारा इक्वेशन ये है, आप ये देख लेना, h केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या हैं। तो अब हम यहाँ पर अभाज्य संख्या लिखते हैं, अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर 2 ही एक अभाज्य यानी कि जो 2 है क्या है, सम संख्या है। तो ये सम संख्या है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ कथन सत्य है, यहाँ कथन सत्य है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ आगे आई क्या कह रहा है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी सम संख्या भाज्य संख्या हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या हैं। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है वो लिख देते हैं, जैसे कि जिसमें भाग जाएगा 4 के अंदर, मतलब कि हम ये कहते हैं कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक तो खुद का भाग जाता है, उसके बाद दूसरा स्वयं का जाता है, और तीसरी और कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब कि 2 से अधिक संख्या का भाग उस संख्या में जाता है, वही
भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का भाग और सेम संख्या का भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर 4, 6, 8, 10, 12, 9 भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या संख्या है, ये भाज्य संख्या है। और हम कहते हैं कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, तो सभी सम संख्या भाज्य संख्या नहीं होती है, ये कथन भी असत्य है। तो आप देखोगे कि 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है। जो 9 है क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद हम बात करें आगे, तो जो 15 है वो क्या है, विषम संख्या है। तो अब विषम संख्या भी आ रही है इसके अंदर। तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या हैं, तो हम ये कहेंगे यह कथन असत्य है। यहाँ कथन असत्य है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सभी यानी कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, यानी कि क्या होता है, सदैव सम होता है। तो अब देखते हैं दो सम संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर गुणनफल कुछ इस प्रकार से करते हैं। 4 और 8 लेते हैं, ये सम संख्या है। इसमें हम 2 का भाग लगाते हैं, कितना आता है, 2। उसके बाद 2 का पाड़ा कितने बार बोलेंगे, 8 आता है, तो 4 बार। 2 का भाग इसमें लगाएंगे कितने बार, 1 बार। और 2 का पाड़ा कितने बार बोलेंगे, 4 आएगा, तो 2 बार। उसके बाद 2 का एक कैसे उतारेंगे, 2 का पाड़ा कितने बार, 2 आएगा, 1। तो यहाँ पर ये क्या है, 2 2 है, ये तो क्या है, हमारे पास सम संख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और। हल लिख देना आप। यहाँ पर और भी कोई नंबर लेके देखते हैं कि 10 है हमारे पास, उसके बाद 16 है, उसके बाद 18 है। क्या इसमें हम देखते हैं कि 2 ही कह रहा है ना, 2 सम संख्या। तो चलिए 2 ही सम संख्या लेते हैं। यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे, 2 का पाड़ा कितने बार बोलेंगे कि 10 आएगा, 5 बार। उसके बाद 2 का पाड़ा कितने बार बोलेंगे कि 16 आएगा, 8 बार। अब देखते हैं 2 का भाग और लगाते हैं, 5 में नहीं जाएगा, तो 5 ऐसे के ऐसे उतारना है। उसके बाद 2 का पाड़ा बोलना है, 2 का पाड़ा बोलना है कि 8 आना चाहिए, कितनी बार, तो 4 बार 8 आता है। अब 2 का भाग और लगाओ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 का पाड़ा बोलो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऐसे के ऐसे लिखोगे आप, और 2 का पाड़ा बोलोगे 2 बार। अब 2 का 5 ऐसे के ऐसे और 1 बार। अब 5 में 5 का ही लगेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये कह रहा है दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। यह कथन भी क्या है, असत्य है। यहाँ कथन असत्य है। अब हम आगे के जो सवाल हैं वो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आगे हमारे सवाल हैं, ये तो हमने पूरे कर दिए हैं। ठीक है, आगे तीसरा सवाल करते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें ऐसे कैसे युग्म है, जैसे कि युग्म का मतलब आप समझोगे। सवाल नंबर इसको हल करते हैं।
सवाल नंबर 3। तो यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है? संख्या 13 और 31 दे रखा है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि अभाज्य संख्या है। जब देखते हैं कि ये अभाज्य संख्या है तो अब इसको किस किस प्रकार से लिखा गया है। जैसे कि ये एक है, एक को आगे पीछे ले लिया, 3 को आगे ले लिया है, कुछ ऐसे ही लिखा है ना। तो इसी प्रकार से हमें और भी नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं हल। जैसे कि संख्या 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 को हम आगे पीछे कर देते हैं। जैसे कि इकाई का अंक दाई की जगह, दाई का अंक इकाई की जगह, तो यहाँ पर आ जाएगा 31। अब और देखते हैं संख्या, जैसे कि 17। 17 क्या है? एक एक अभाज्य संख्या है। और अब 7 को आगे करता हूँ और 1 को पीछे, तो यहाँ पर ये संख्या क्या हो गई? ये भी हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। उसके बाद हम देखते हैं 3, 7 और अब 7 को मैं आगे लिखता हूँ और 3 को पीछे लिखता हूँ, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब देखता हूँ मैं तीसरा कि 7, 9, 9 को मैं आगे लिखता हूँ और 7 को पीछे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 से 100 तक के बीच में ये ऐसी अभाज्य संख्या हमने ढूंढ ली। एक ऐसा युग्म यानी कि एक ऐसा जोड़ा हमने ढूंढ लिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सभी युग्म, तो यहाँ पर हमने युग्म लिख दिए। 17 और 71 का युग्म है, यानी कि जोड़ा है। युग्म है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को करना था, मतलब कि ये सवाल हमने हल कर दिया है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। क्या कह रहा है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर मैं अब सीधा उत्तर लिखूँगा क्योंकि सवाल नहीं लिखूँगा। यहाँ पर देखता हूँ सवाल नंबर 4, इसके हल लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? हल लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या लिखनी है। अब यहाँ से 1 से लगाकर मैं 20 तक सभी गिनती यानी कि संख्या लिख दूँगा। तो 1 से 20 तक की संख्याएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, हमने ये पूरी 20 संख्या लिख दी। अब इसी संख्या के अंदर हमें 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो यहाँ पर जो 4 आपको दिख रहा है ये क्या है? भाज्य संख्या है। 6 क्या है? भाज्य संख्या है। 8 क्या है? भाज्य संख्या है। 9 क्या है? भाज्य संख्या है। 10 क्या है? भाज्य संख्या है। 12 भाज्य संख्या है। 14 भाज्य, 15 भाज्य,
16 भाज्य संख्या है और उसके बाद 18 भाज्य संख्या है और उसके बाद इसके नीचे लिखना है, तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाज्य संख्या लिख देता हूँ। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। अब लिखता हूँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो हमने निकाल दिया कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग कीजिए। तो हमने क्या किया? अलग कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 10। तो क्या सवाल नंबर 5। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। यानी कि इसको भी हम कर देते हैं। सवाल नंबर 5। इसका भी हम लिखते हैं हल। तो यहाँ पर क्या करना है कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी कि हम 1 से 10 तक संख्या लिखते हैं। 1 से 10 तक संख्याएं, तो कैसे होगी संख्याएं? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब उसमें हमें क्या देखना है? उसमें हमें देखना है कि भाज्य संख्या, वो भी सबसे बड़ी भाज्य संख्या। तो देखते हैं, सबसे बड़ी भाज्य संख्या। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होगी। तो 1 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या देखना है। अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या है और उसके बाद 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5वां क्वेश्चन हल कर दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो दे रखा है, यानी कि 44 दे रखा है, 44 को इस प्रकार से जोड़ना है कि वो विषम संख्या हो। तो किस प्रकार से करेंगे? चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर है सवाल नंबर 6। उसमें हम देखते हैं ए। तो 44 दे रखा है, तो 44 को हमें कैसे करना है, कैसे जोड़ना है? हल। तो अब देखो, 5 + 41 करता हूँ। जब 5 + 41 करता हूँ तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो 2 यानी कि 5 और 41 क्या हैं? विषम संख्या हैं। तो हमें यही कहा है कि 2 विषम संख्या होनी चाहिए और जोड़ने पर हमारे को क्या प्राप्त होना चाहिए? 44। यही हमारा क्या है? हल। अब देखते हैं बी। यहाँ पर है 37। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? इसका हल लिखूंगा मैं। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? 31 + 5 और जोड़ने पर कितना आएगा? 37 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 36 आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं सी। मतलब यहाँ पर कितना है? 24। 24 को करके देखते हैं यहाँ पर हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 19 + 5 करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास?
जब 19 + 5 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 24। ठीक है, तो इसका भी हमने उत्तर लिख दिया। अब हमारे पास है लास्ट डी 18। तो इसका हम हल करते हैं। तो 18 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 13 + 5। तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, 18। तो हमने लिख दिया। जो भी संख्या है हमने योग के रूप में लिखी वो क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो, ये जो संख्या हमें प्राप्त की है वो क्या है, विषम संख्या है। तो ये सवाल भी हमने यहाँ पर हल कर दिया। अब सवाल नंबर देखते हैं हम 7वां। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। यानी कि ऐसे युग्म लिखना है जिसका अंतर यानी कि 2 हो। माइनस करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, माइनस करने पर हमारे पास आना चाहिए 2। तो चलिए करके देखते हैं। और कितने युग्म लिखने हैं हमें, 3 युग्म लिखने हैं। तो लिख के देखते हैं आप। सवाल नंबर 7। तो यहाँ पर क्या करना है, हल अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा उनका। युग्म कुछ इस प्रकार हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार हैं। तो किस प्रकार हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, जब हम पहला देखते हैं, 5 में से 3 माइनस करते हैं तब हमारे पास कितना आता है। जब 5 में से हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 2। अब यहाँ पर देखो कि जो 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो माइनस करने पर हमारे पास 2 आ गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 7 - 3। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, सॉरी 5 करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। उसके बाद हम तीसरा देखें, 13 - 11। तो हमारे पास कितना आता है, 2। चौथा 19 - 17 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 2। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से हमने किया कि 5 में से 3 माइनस किया, 2 आया। 7 में से 5 माइनस किया, 2 आया। 13 में से 11 माइनस किया, 2 आया। 19 में से 17 माइनस किया, 2 आया। मतलब कि ये क्या है, पेयर, मतलब युग्म बन गए हैं। हमने यहाँ पर 4 युग्म लिख दिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 युग्म लिखने थे, तो ये आप 3 युग्म लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप ये लिखेंगे 5 और 3 का अंतर 2 होता है, या फिर 7,5 का अंतर 2 होता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं 13,11 का अंतर, यानी कि माइनस करेंगे वैसे भी हम, 2 होता है। तो यहाँ पर हमारे ये 3 युग्म प्राप्त हो गए। आप 4 एक एक्स्ट्रा लिख दो तो लिख दो। यहाँ पर लिख देता हूँ 19,17 का अंतर 2 होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 हमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हम सीधा ही कर लेते हैं सवाल नंबर 8 को यहीं पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आप देखो 23 क्या अभाज्य संख्या है। तो ये 23 अभाज्य संख्या है, सही है।
यहाँ पर यह भाज्य संख्या है, नहीं, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या नहीं है। मतलब कि आप 51 में किस 2 से ज़्यादा संख्या का भाग जाएगा, ठीक है। और 26 में भी 2 से ज़्यादा संख्या का भाग जाएगा, और 37 में भी 2 से ज़्यादा संख्या का भाग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सवाल नंबर 8, इसका उत्तर लिख देता हूँ सीधा मैं। हल क्या होगा कि अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं मतलब कि अभाज्य संख्या लिखता हूँ मैं। कौन सी अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर 23 और 37, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए और सी, तो ये दोनों उत्तर है हमारे। अब हम करेंगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर 100 से छोटी 7 क्रमांकगत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। यानी कि हमें 1 से लगाकर 100 के बीच में ऐसी भाज्य संख्या लिखनी है कि क्रमागत हो, यानी कि कंटिन्यू आ रही हो। 7 ऐसी संख्या लिखनी है और उसके बीच में अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बीच में अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। तो कौन सी संख्या है, सीधा हम लिख देंगे, ज़्यादा हम यह करने वाले नहीं हैं अब। तो यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 9। 100 यानी कि लिखूंगा मैं 100 से छोटी 7 क्रमागत, यानी कि एक के बाद एक आना चाहिए, क्रमागत भाज्य संख्याएं। क्रमागत भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कि क्रमागत आनी चाहिए। तो अब आप 1 से लगाकर 100 तक गिनती लिख सकते हो और गिनती लिख के आप उसमें देख सकते हो कि क्रमागत कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक के बाद एक कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 से लगाकर 100 तक की पूरी गिनती लिख दी है, मतलब कि 1 से लगाकर 100 तक की पूरी संख्या लिख दी है, भाज्य सम विषम सब। तो यहाँ पर मैंने 50 के बाद डैश इसलिए किया है कि आगे की संख्या आप लिख देना, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत है उतनी हमें यूज़ करनी है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने इतनी संख्या लिखी इसलिए कि आप समझ पाओ कि वास्तव में क्या किया है। अब देखो यहाँ पर 90 और उसके बाद ये 51, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और ये वाली जो संख्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 90 के अंदर जो 90 है और 91 है, 92 है, 93 है, 94, 95, 96, तो इनमें क्या है, क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें आप 2 से अधिक संख्या का भाग लगा सकते हो और पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो हमारा उत्तर ये पूरा भी आप लिख सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ ये संख्याएं लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं। ये लिख के आप ये लिख सकते हो 90, 91, 92, 93 ये वाले संख्या। ठीक है, यहाँ तक ही लिखना है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप इतना सा भी उत्तर लिख सकते हो और यहाँ से पूरा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 10।
क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पर कह रहा है हमें निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें 2 संख्या ली थी, वो भी अभाज्य संख्या। अब हमें क्या करना है, 3 संख्या लेनी है। तो चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। तो सवाल नंबर 10 को पूरा करते हैं अब। तो यहाँ पर सवाल नंबर 10, इसको मैं सीधा हल करता हूँ। हल, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ए है। तो क्या कह रहा है हमें कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 युग्म, यानी कि ऐसे 3 युग्म लिखने हैं, संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि 21 का ऐसा युग्म लिखना है कि जोड़ने पर हमारे पास 21 आ जाए। ठीक है, ऐसी संख्या हमें लिखनी है, वो भी 3 अभाज्य संख्या ही लिखनी है। तो चलिए लिख देते हैं। ए 21। तो अब 21 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब इसके टुकड़े युग्म किस प्रकार से बना सकते हैं। तो 3 + 5 + 13 करेंगे। जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 21 आएगा। तो हम कह सकते हैं 3, 5, 13। ठीक है, 3, 5, 13 ये क्या हो गया, एक युग्म बन गया। यानी कि ये क्या है, 3 युग्म बन गया। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ एक युग्म है। और भी आप यहाँ पर दूसरा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर हो गया। उसके बाद जो बी है, बी कितना है हमारे पास, जो बी हमारे पास है यहाँ पर 31 है। तो 31 है, तो 31 को क्या लिख सकते हैं हम, 31 को लिख सकते हैं 3 + 5 + 23। जब इसको हम जोड़ेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कितना है। हमारे पास है अब सी वाला, और ये है 53, यानी कि 53 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 + 7 17 उसके बाद हम लिख सकते हैं 23। जब इसको हम जोड़ेंगे तो तब हमारे पास कितना आएगा, 53 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट जो है डी 61 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 13 + 41। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं, आप ये युग्म नहीं लिखो तो चल जाएगा। यहाँ पर क्या कहा था वो आपको समझना है। सबसे पहले क्या कहा था कि 3 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या ये 3 अभाज्य संख्या है, 3, 5, 13 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद दूसरे में देखो 3, 5, 23 क्या अभाज्य संख्या है, तो है। 13, 17, 23 ये क्या अभाज्य संख्या है, तो है। ठीक है, 7, 13, 41 ये अभाज्य संख्या है। मतलब कि हमने इस प्रकार से लिखा कि वापस जोड़ने पर कितना आ गया, 21, 31, 53, 61। ठीक है, तो हमने व्यक्त करना था तो व्यक्त कर लिया। तो मैं यहाँ पर ऊपर एक लाइन लिख देता हूँ, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किए गए। ठीक है, तो हमने कर दिए हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11, उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। सवाल नंबर 11 हमें
क्या कह रहा है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखे, यानी कि 20 से छोटी वो भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के ऐसे 5 युग्म यानी कि जोड़े लिखने हैं, लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित यानी कि डिवीजन होता हो, यानी कि भाग दे तो 5 का भाग पूरा का पूरा जाता हो। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 11। अब सवाल नंबर 11 को किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर 20 से छोटी अभाज्य संख्या के ऐसे 5 युग्म, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म इस प्रकार हैं। तो मैं लिख देता हूँ, इस प्रकार है हमारे पास कि यहाँ पर सबसे पहला युग, तो आप लिखोगे कि यहाँ पर 2 + 3 करोगे तो कितना आएगा, जब 2 + 3 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5। यहाँ पर उसके बाद देखते हैं कि 2 + 13 करोगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, 3 + 17 करो कितना आएगा, 20 आएगा। उसके बाद आप लिख सकते हो कि 7 + 13 करो कितना आएगा, 7 + हम 13 करेंगे, 7 + 13 तो हमारे पास कितना आएगा, 20। उसके बाद 5वां है 11 + हम कितना करेंगे कि 20 हो जाएगा। विषम संख्या हमें लिखनी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 + 3। जब 7 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10। अब देखो यहाँ पर 5 का भाग इसमें जा रहा है क्या, 5 का भाग इसमें जा रहा है क्या, 5 का भाग इसमें जा रहा है क्या, 5 का इसमें जा रहा है, तो हम करके ही देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सब युग्म लिख दिए, पहला युग्म लिखा था मैंने, परंतु मैंने सब युग्म लिख दिए, तो मैं यहाँ पर पहला युग्म नहीं लिख के युग्म लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा सवाल है, 11वां, जिनका योग, जो भी अब योग आया है हमारे पास, योग आया 5 से विभाजित हैं, यानी कि ये क्या है, योग है, और 5 से विभाजित है क्या, तो 5 से विभाजित, 5 से विभाज्य लिखेंगे या विभाजित लिख सकते हो, 5 से विभाजित मतलब कि 5 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं जाता है। तब हम एक में हम 5 का भाग लगाते हैं, 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा। उसके बाद 15 में हम 5 का भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार। जब हम 20 में 5 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा। जब हम 20 में 5 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा। जब हम 10 में हम 5 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से करना था, तो हमने कर दिया। तो हमने युग्म लिखना था, तो आप ये युग्म लिख सकते हो, ये वाले जोड़े हैं युग्म हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास है सवाल नंबर 12, जो कि लास्ट सवाल है और उसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। सवाल नंबर 12, इसका हल लिख देता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पर ए के अंदर क्या लिखना है, क्या भरना है हमें, वह संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक यानी कि 2 ही गुणनखंड हो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो बेसिक का वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको प्लेलिस्ट पर बेसिक मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने अभाज्य, भाज्य, गुणनखंड सब कुछ सिखाया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना।
तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इसका उत्तर लिखता हूँ सीधा। ए के अंदर रिक्त स्थान में क्या आएगा हमारा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद देखो, वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक, तो हम कहते हैं बी में हमारा आएगा, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद देखो, एक न तो भाज्य संख्या है, सी वाला हम लिखेंगे इसमें, न तो भाज्य संख्या है, तो यानी कि भाज्य, और न ही अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी क्या कह रहा है हमें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, ई वाला हम देखेंगे। आप उस रिक्त स्थान में आप क्या भरोगे, तो वहाँ पर भरोगे 4, ठीक है। अब लास्ट है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर रिक्त स्थान भी भरना सीख लिया। फाइनली ये प्रश्न वाली यहाँ तक ही थी, इसमें 12 क्वेश्चन थे, पूरे के पूरे मैंने करा दिए हैं। और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ऐसी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं प्रश्न वाले 3.3 के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।